नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। हम इस कार्यक्रम में बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। तो जिन बड़ी खबरों पर हमारी नजर होगी वो 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख लीजिए। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की, तो दूसरी खबर में बात होगी कांग्रेस विधायक डागा की, जिनके ठिकानों पर आईटी की कार्रवाई लगातार जारी है। तीसरी खबर में बात करेंगे देवास की, जहां एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री धड़ल्ले से बेची जा रही है। चौथी खबर जबेरा से है, जहां भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। और पांचवी और आखिरी खबर में बात करेंगे कोरोना की। तो 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिनको लेकर बात करेंगे हम। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सत्र के दूसरे दिन उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने से आई बाढ़ और सीधी बस हादसे के मृतकों को श्रद्धांजलि देकर की गई। वहीं विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा सहित अन्य दिवंगत नेताओं को भी श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें, सदन की कार्रवाई में विधायकों के सवालों के जवाब सरकार की तरफ से मंत्री देंगे। विधानसभा में प्रश्नकाल 1 साल 2 महीने 4 दिन बाद होगा। इससे पहले कमलनाथ सरकार के दौरान 20 दिसंबर 2019 को अंतिम बार मंत्रियों ने विधायकों से सवाल के जवाब सदन में दिए थे। कोरोना संक्रमण के चलते विधानसभा के सत्र को आहूत हुए, लेकिन विधानसभा का सत्र तो आहूत हुआ, लेकिन प्रश्नकाल नहीं हुआ। अब जब मौका मिला है तो विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। वहीं सरकार की तरफ से भी विपक्ष को जवाब देने की रणनीति तैयार है। वहीं सदन की कार्यवाही के दौरान 1 दर्जन से भी ज्यादा विधेयक पेश किए जाएंगे। बजट सत्र को लेकर हम बात कर रहे हैं, जहां एक काफ़ी लंबे अंतराल के बाद हम देखेंगे प्रश्नकाल होगा और जो तमाम मंत्री हैं वो उन सवालों के जवाब देंगे। प्रश्नकाल पूरे 1 साल 2 महीने 4 दिन बाद होगा। ये अपने आप में ही बड़ी समय सीमा है। 20 दिसंबर 2019 को अंतिम बार जो है मंत्रियों ने विधायकों के सवाल दिए थे, और अब एक बार फिर वो आप पूरा जो पिक्चर है, या ये कह सकते हैं कि पूरा जो क्रम है, आप विधानसभा में इस बार भी देखेंगे। लेकिन और क्या कुछ खास बात है, हम समझने की कोशिश करेंगे। ब्रिजेश चौकसे जी हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। विधानसभा की कार्रवाई असल मायने में तो कल से शुरू होगी, लेकिन ब्रिजेश जी, जैसे कि कहा जा रहा है कि एक लंबे समय के बाद अब जो मंत्री हैं उनको सवालों के जवाब देने होंगे। क्या मानते हैं आप, किन किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, और सदन क्या वाकई पूरे समय तक चलने वाला है? क्योंकि अमूमन जो एक्सपीरियंस हुआ है, चाहे वो 15 महीने की कमलनाथ की सरकार हो या उससे पहले, सदन भले ही कितने ही भी दिन का आहूत हो, लेकिन बहुत ही कम दिन चल पाता है। देखिए पारुल, लंबे समय बाद ये सदन शुरू हो रहा है। हमने देखा कि इसका बजट सत्र भी नहीं आ पाया, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र चले गए हैं क्योंकि कोरोना काल चल रहा था। इसके बाद ये सत्र स्टार्ट हुआ है, कल से शुरू हुआ है, और ये 23 बैठकें होंगी इस सत्र में, और 23 तक चलेगा, मार्च तक। तो मुझे लगता है इस बार सत्र लंबा चलेगा और पूरी बैठकें होंगी, क्योंकि बहुत सारे काम पेंडिंग है सरकार के, बहुत सारे अध्यादेश हैं, बहुत सारे सवाल हैं जो विधायकों को लगाना चाहिए, जनहित के मुद्दे भी हैं। तो इस सदन में विवाद भी होंगे, शोर शराबा भी होगा, और विपक्ष भी आक्रामक रूप भी अख्तियार करेगा। इसके बावजूद सदन की पूरी बैठकें होने की संभावना इस बार लग रही है, क्योंकि कोरोना काल के बाद बजट सत्र है, कल राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है। इसके बाद आज दिवंगत नेताओं, जैसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे भूतपूर्व मोतीलाल वोरा, राज्यसभा सांसद कैलाश नारायण सारंग सहित पूर्व केंद्रीय मंत्रियों शायद 28 लोगों को, जिसमें सीधी के पास जो बस हादसा हुआ है उत्तराखंड के, जो चमोली में ग्लेशियर टूटने से जो हादसा हुआ था, उनके मृतकों को श्रद्धांजलि देने के बाद आज सत्र कल तक के लिए स्थगित कर दिया। तो हम कल से देखेंगे, कल से सुचारू रूप से सत्र की सही कार्रवाई शुरू होगी। एक दिन पहले राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था, आज निधन के कारण उनको श्रद्धांजलि देने के बाद सदन स्थगित कर दिया कल तक। कल से प्रश्नकाल भी होगा, और जो अध्यादेश पटल पर रखे जाएंगे वो भी होगा, प्रश्नोत्तर भी होंगे। साथ साथ अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी, जैसे सीधी बस हादसा हुआ, भोपाल में रैप का मामला हुआ, जिन विपक्ष उठा सकता है, और किसानों के मुद्दे पर भी विपक्ष मुझे लगता है कि इस बार आक्रामक दिखेगा, जैसे कि उसके तेवर दिख रहे हैं। और आज भी जब निधन की बात आई तो उनकी पूर्व मंत्री हैं जो विजयलक्ष्मी साधो। जी चौकसे जी, चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। तो देखिए, पूरी तमाम जो कल से जो हम विधानसभा में देखेंगे, उन तमाम चीज़ों को डिटेल में बताने की कोशिश हमारे ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसे जी ने की। और देखिए,
विपक्ष की पूरी कोशिश होगी कि सरकार को उन तमाम मुद्दों पर घेरा जाए जो इन दिनों देखे गए हैं, चाहे वो अपराध का मामला हो, महिला अपराध का मामला हो, और उसके अलावा किसानों का मामला हो। ये तमाम वो चीज़ें जो इन दिनों हमने देखी, जो मध्य प्रदेश में घटी, तो ये तमाम चीज़ें होंगी जो सदन में उठाई जाएंगी और विपक्ष पूरी कोशिश करेगा सरकार को घेरने की। लेकिन सरकार ने, जैसे कि पिछले दिनों भी प्रशिक्षण वर्ग था सत्र से पहले, विधायकों की तैयारी थी कि वो कैसे अपनी गवर्नमेंट को, अपनी सरकार को रिप्रेजेंट करेंगे, अपने विभाग को लेकर बात करेंगे। इन तमाम चीज़ों का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस तरह की बातें इस प्रशिक्षण वर्ग में हो रही थीं। अब आने वाले समय में क्या होता है ये देखना होगा। आगे बढ़ते हैं। बैतूल से कांग्रेस विधायक निलय डागा के ठिकानों पर आयकर के छापे की कार्रवाई 22 फरवरी को भी जारी रहेगी। जांच दल को डागा की 450 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्तियों का पता चला है। डागा के 9 बैंक लॉकर्स का भी पता चला है, जिसकी पड़ताल की जा रही है। इसी तरह 8 करोड़ रुपए नगद मिलने के बाद 44 लाख रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा भी बरामद की गई। इनकम टैक्स सूत्रों ने बताया कि विधायक डागा और उनके परिवार ने 259 करोड़ रुपए सिर्फ विभिन्न कंपनियों में शेयर में निवेश से कमाना बताया है। उनकी अघोषित संपत्तियों में बड़ी राशि शेल कंपनियों में निवेश के जरिए अर्जित की गई है। जिन कंपनियों से लेन देन होना बताया है, उनके पते भी फर्जी निकले। इसके साथ ही अघोषित संपत्ति में 52 करोड़ रुपए के बारे में पता चला है। कंपनी की ओर से दावा किया गया था कि ये उनका मुनाफा है, लेकिन जांच में सामने आया कि लाभ जिन कंपनियों के जरिए होना बताया गया था, उनमें से कई कर्मचारियों के नाम से हैं। इनकम टैक्स की जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि जिन कंपनियों के बीच हुए लेन देन का ब्यौरा दिया गया है, वो भी प्रमाणित नहीं हो सका है। तो पूरा का पूरा जो नाम बताए गए हैं कंपनीज के, वो दरअसल धरातल पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, जो जांच कर रही थी टीम, उन्हें मिले ही नहीं। संवाददाता सचिन जैन हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, इस खबर के बारे में और भी जानकारी देंगे। सचिन, डागा को लेकर इतने बड़े पैमाने पर अब जो कार्रवाई की जा रही है, अब ये पूरा तंत्र जो जागा है, इससे पहले शायद होता तो बहुत पहले ही इस संपत्ति या जो अचल संपत्ति है, जो अघोषित संपत्ति है, उसके बारे में पता चल सकता था। इतनी बड़ी राशि का जो घोटाला कहाँ से हुआ, कौन सी वो जगह थी जहाँ से इतनी बड़ी रकम लाई गई, इस पूरी चीज़ का खुलासा बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। अब आगे क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? सचिन को आवाज मिल रही है? जी, जो बैंक की अभी जो बैंक के लॉकर है, 9 लॉकर मिले गए हैं, लेकिन उसकी भी जांच चालू है। और बैतूल में जैसी बैतूल में टीम आई थी, तो यहाँ पर किसी को भी अंदर आने के लिए मतलब अंदर आने के लिए नहीं कहा था। जब अधिकारी से बात करने को कही कि आप बता दीजिए, तो लेकिन वो बोले जो भी जानकारी लेना आप भोपाल से लीजिए। यहाँ पर अभी सिर्फ बैतूल जो विधायक है तत्काल में बैतूल में नहीं है, भोपाल गए हैं विधानसभा में। सचिन, अब इनके बारे में हम जानने की कोशिश करें तो उस वक्त आपके क्षेत्र में जिस तरह की छापेमार कार्रवाई चल रही है, उसको लेकर लोगों का क्या कहना है, जो इन्हें जानते होंगे कि क्या वाकई कोई इलीगल काम इनके थे? क्योंकि इतनी बड़ी राशि का सामने आना और उनका ये कहना कि फला कंपनी में उन्होंने शेयर इन्वेस्ट किए थे, उससे उन्हें कमाई हुई है, जबकि जिन कंपनियों के वो नाम ले रहे हैं फर्जी हैं, उनका धरातल पर कोई अस्तित्व ही नहीं। जिन लोगों के और नाम वो बता रहे हैं वो कर्मचारी रेंज के लोग हैं। तो ये तमाम चीज़ें, वहाँ जो लोगों से आपकी बातचीत हुई होगी, वो क्या कहते हैं कि बहुत पहले से इन तमाम चीज़ों में लिप्त थे ये लोग, डागा बंधु? जैसा कि यहाँ बता दूं कि मैम, यहाँ पर अभी कुछ लोगों से बात हुई है, उन्होंने ये कहना है कि जो कंपनी ये यहाँ बैतूल के अंदर तो नहीं है, लेकिन जो बाहर की कंपनी है उनके बारे में कुछ उनके बारे में नॉलेज नहीं था। चलिए, शुक्रिया सचिन जानकारी देने के लिए। तो अघोषित संपत्ति में 52 करोड़ के बारे में भी पता चला है, और इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि जिन कंपनियों में ये निवेश करना बता रहे हैं, यानी जिन कंपनियों के इन्होंने शेयर्स लिए हैं, धरातल पर उनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो बुरे फंसे निलय डागा, जो कि कांग्रेस विधायक हैं। 450 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति इनकी बताई जा रही है। 9 बैंक लॉकर्स, 44 लाख रुपए से ज़्यादा विदेशी मुद्रा और न जाने क्या क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करेंगे। गांव की स्थिति सुधारने और विकास को आगे बढ़ाने के लिए सरकार मनरेगा योजना चला रही है, लेकिन भ्रष्टाचार में अखंड डूबे सरपंच और सचिव इस योजना में जमकर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला दमोह जिले के जबेरा जनपद की ग्राम पंचायत लरगुआ का सामने आया है, जहां लाखों रुपए की राशि आहरित करने के बाद काम अधूरे पड़े हुए हैं।
पुलिया निर्माण सहित कई निर्माण कार्य पुराने कार्यों पर ही करवा कर पूर्ण कर दिए गए। यहाँ तक कि इस ग्राम पंचायत में एक ऐसा निर्माण कार्य दर्शाया गया है जो दूसरी पंचायत में हुआ और इसकी राशि भी आरित कर ली गई। जब निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार की बात उजागर हुई तो ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जिला पंचायत सीईओ सहित कलेक्टर से की है। शिकायतकर्ता ने बताया, वर्तमान में सरपंच गुलाबबाई भिलाई सिंह ने सचिव के साथ मिलकर कागजों में विकास कार्य को दर्शा दिया है और सरकार के लाखों रुपए डकार गई हैं। साथ ही ग्राम वासियों ने बताया कि कुछ जगह उन्होंने मजदूरी का कार्य किया, लेकिन अधिकांश जगहों पर भरपूर तरीके से मशीनों से काम किया। मामले की शिकायत मिलने के बाद भी नतीजा सिफर है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि जब मामले में मीडिया को इस बारे में पता चला, सामने आया जब ये मामला, तो अधिकारी इस मामले की अब जांच करने की बात जरूर कहते हुए नजर आ रहे हैं। लरगमा का निवासी हूँ। मैंने 1 माह पूर्व जिला कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ और जनपद सीईओ को शिकायत की थी कि निर्माण कार्यों में भारी अनियमितता एवं कार्य अपूर्ण होने संबंधी जिला स्तरीय जांच कराने हेतु आवेदन दिया था, जो आज 1 माह पूर्व हो गया, जिसकी कोई कार्रवाई नहीं की गई, न जांच की गई है। जिसमें कंटेंटेंस, परकुलेशन टैंक, सीसी निर्माण, शंकरगढ़, शौचालय निर्माण और पुलिया निर्माण की जांच के संबंधी आवेदन दिया था, जिसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैंने 2 हफ्ते ट्रंचों में काम किया ग्राम पंचायत लरगुआ में, और सरपंच कह रहा है कि मजदूरी नहीं मिलेगी, जब पैसे निकलेंगे जब देंगे। क्या मैं घर से पैसा बांट दूंगा? 200 आदमियों ने काम किया। उसके बाद में मशीनें लगा कर रात में और ट्रंचें पूरी खुदवा दी। ये जो शिकायत आप बता रहे हैं जबेरा जनपद की, ये आप मेरे संज्ञान में अभी लाए हैं और आपने आवेदन की कॉपी भी मुझे दी है, जो पहले मेरे ख्याल से इस कार्यालय में प्राप्त हुई थी। मैं इसको निकलवा करके दिखवाता हूँ, अभी मेरे संज्ञान में आया है। और जो तथ्य इसमें है, इनकी जांच की आवश्यकता है। मैं इसकी उचित फोरम में जांच करवा करके और जो भी इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी वो मैं निश्चित रूप से कराऊंगा। सर, कई मनरेगा में तो मशीनें अलाउड नहीं है, ये तो एकदम स्पष्ट नियम है। मनरेगा में तो कहीं पर भी मशीनों का उपयोग नहीं होना चाहिए, और यदि कहीं हो रहा है तो जो उसमें नियमानुसार कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। परंतु कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिसमें मशीनें अलाउड हैं, तो कई बार ये भ्रम भी हो जाता है कि ये मनरेगा कार्य है, जबकि वो किसी और स्कीम का कार्य है। पर मनरेगा में नहीं है, निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए। ऐसा है तो हम कार्रवाई कराएंगे। तो अधिकारी सफाई दे रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ जो बहुत कम से काम होते हैं ना, वो मनरेगा के तहत कराए जाते हैं, बाकी सभी में मशीनें चलती हैं। या तो अब ये अगर अधिकारी इस तरह की सफाई दे रहे हैं कि जो काम है, जो मशीनों से हुए हैं, वो मनरेगा से अलग हो सकते हैं, इसलिए वहाँ मशीनें उपयोग की जा रही होंगी, तो साहब साइन बोर्ड लगा दीजिए कि ये मनरेगा का काम है, ये मनरेगा के काम से इतर अलग चीज़ है। तो जबेरा जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत लरगुआ में ये मामला सामने आया, जहाँ सरपंच जो है राशि निकालते गए दूसरी पंचायत का विकास दिखाकर, और अब ग्रामीणों को लग गया है चूना, क्योंकि उनके हक का जो काम था वो तो कहीं और चला गया, उनके हक का जो पैसा था वो तो कहीं और चला गया। आशीष जैन संवाददाता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। आशीष, तो सरपंच और सचिव इस मामले में पलीता लगाते रहे और अधिकारी नजरअंदाज करते रहे, या जानकर भी अनजान बने रहे, क्यों इस मामले में अब सफाई दी जा रही? जी आशीष बताइए। हाँ, ये मामला जबेरा जनपद पंचायत की लरगुआ का है, और यहाँ पर अधिकारियों का सफाई देना बिल्कुल जायज है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है। यहाँ पर एक ही काम को 2 जगह पर बता करके और राशि निकाल ली गई है। जैसे इसमें गेवियन निर्माण का जो शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया है, बताया है कि गोलापट्टी ग्राम पंचायत में 1,30,000 रुपए का गेवियन निर्माण हुआ है, और उसकी राशि लरगुआ पंचायत की सरपंच सचिव द्वारा निकाल ली गई है। और ऐसे वहां पर कम से कम दर्जनों काम पड़े हुए हैं, लगभग 8 करोड़ के लगभग के काम ऐसे हुए हैं जिनकी राशि तो खर्च हो गई है, और काम भी अधूरे पड़े हुए हैं, और बेहद ही घटिया क्वालिटी के काम वहां पर किए गए हैं। जी
अब ऐसे में क्या कुछ कार्रवाई की बात कही जा रही है? किसी तरह की कार्रवाई की बात अधिकारी कह रहे हैं? जैसे कि अभी हमने जिन अधिकारी को सुना वो तो ये कह रहे थे कि मनरेगा का काम दूसरा है, ये काम दूसरा है जहां पर मशीनें चल रही हैं। क्या सरपंच और ये सचिव पर कोई कार्रवाई होगी भी या नहीं होगी, जिस तरह से उन्होंने घपला किया राशि का? देखने में अक्सर यहाँ पर आता है कि दिन रात भारी मशीनरी, पोकलैंड मशीन है, जेसीबी मशीन है, उसका उपयोग करके रोजगार गारंटी में नरेगा के अंतर्गत और मजदूरों का हक छीन लिया जाता है। मजदूरों को मजदूरी मिलती नहीं है, मजदूरों के नाम पर पैसा डाल करके और निकाल लिया जाता है, बाकी काम मशीनों से किया जाता है। एक बात और है यहाँ जो देखने में खास आई है कि एक ही स्थान पर अंगद के पॉकेट जैसे जमे हुए करीब 13 साल हो गए हैं उपयंत्री जो जमे हुए हैं। एक वजह ये भी समझ में आती है कि उनके काफी ग्राम पंचायतों में घुल मिल जाने के कारण ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। बिल्कुल। और अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि मजदूरों के नाम पर राशि निकाल ली जाती है, तो मजदूरों के जो रोस्टर में नाम डलते हैं उसमें उनके दस्तावेज भी डलते हैं। मजदूरों ने किसी तरह का क्लेम किया इस चीज को लेकर? मजदूरों ने 181 पर कई बार शिकायत की। ये जो सोने सिंह है इन्होंने 2021 को लिखित शिकायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दमोह को की थी। 1 माह तक इस पर कोई कार्रवाई न होने के बाद इन्होंने कलेक्टर महोदय दमोह व पुनः जिला पंचायत सीईओ को 10/2/2021 में पुनः ध्यान आकर्षण का शिकायती पत्र दिया था और उसके जो पंचायत में जितना ये बड़ा घोटाला हुआ है इसके विरुद्ध में आवाज उठाई थी, परंतु अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई समझ में नहीं आती कि हो रही है और ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम शायद अधिकारियों तो कब कसेगा सरपंच सचिव पर शिकंजा जो धड़ल्ले से कर रहे हैं भ्रष्टाचार, अपनी जेब में डाल रहे हैं सरकारी राशि जो जनता के हित के लिए लगानी थी या उन कामों में लगानी थी जिसमें जनता को फायदा होता। देखते हैं। बहुत शुक्रिया आशीष जानकारी देने के लिए। तो तमाम शिकायतों के बाद भी क्यों नहीं सरपंच सचिव पर एक्शन लिया जाता और क्यों अंगद का पैर बनकर बैठे हैं उपयंत्री जो सालों से यहाँ पर जमे हुए हैं, उन्हें कहीं क्यों नहीं भेजा जाता या फिर ऐसा कोई उनका रसूख सपोर्ट में है, सरपरस्त है जो उन्हें यहाँ से जाने के लिए बचाता रहता है, यानी यहाँ से जाने नहीं देता। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर खाद्य विभाग मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। बावजूद इसके बाजार में एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री धड़ल्ले से बिक रही है, जिसने खाद्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ताजा मामला देवास से सामने आया है, जहां एक्सपायरी डेट के कुरकुरे खाने से एक मासूम बच्चे की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद परिजन उस दुकान पर पहुंचे जहां से बच्ची ने कुरकुरे खरीदे थे और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। दुकानदार से जानकारी लेकर खाद्य विभाग की टीम तुरंत कुरकुरे बनाने वाली कंपनी के पास पहुंची, जहां से खाद्य विभाग की टीम ने तिगलिंग नामक कंपनी के गोदाम से बड़ी मात्रा में एक्सपायरी डेट के कुरकुरे के पैकेट बरामद किए। बताया जा रहा है कि कंपनी में कुरकुरे और चिप्स सहित कई प्रकार की खाद्य सामग्री बनती है। खाद्य विभाग के मुताबिक कंपनी के कर्मचारियों ने कुरकुरे आसपास के ग्रामों में भी बेचे हैं, जिसकी जांच की जा रही है। खाद्य विभाग की टीम ने मौके से सैंपल ले लिए हैं। पुलिस ने भी कंपनी संचालक के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। टाइप के बच्चों के आइटम बनाते हैं लोग और यहाँ पे हम सीएसपी साहब और एडीएम साहब को शिकायत प्राप्त हुई थी, तो उसके तहत हम जांच पे आए हैं और हमारे द्वारा जो इसके जो फिंगर्स और इन चीज़ों के सैंपल्स लिए जा रहे हैं, हमारे द्वारा वो सैंपल भी लेके भेजे जा रहे हैं जांच में, और जांच में जो आएगी उससे खासा समाधान। पैकेट पे क्या नजर आया अभी पैकेट पे इसमें जो है क्लियर नहीं है, डेट बेस नंबर पैकिंग डेट क्लियर नहीं है, इसलिए हम लोग लेबोरेटरी भेज रहे हैं, उसके अंदर का माल भी जांच होगा। और हमारे औद्योगिक थाना क्षेत्र में एक आवेदक ने आकर बताया कि उसकी बेटी ने कुरकुरे का पैकेट लिया था और उसके खाने का उसकी तबीयत खराब हो गई है और उल्टियाँ वगैरह उसको हो रही हैं, कुछ सही खाद्य पदार्थ नहीं है, तो उसको फिर हम पुलिस ने तत्काल चेक करवाया तो वो एक्सपायरी डेट का होना पाया गया। उसको पुलिस ने देखा जहां से लिया गया था। जो 10 रुपए के कुरकुरे आप खाते हैं वो कभी कभी भारी पड़ जाते हैं, वो आपको हानि पहुंचाते हैं, आपकी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके जीवन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो लगातार मिलावटखोरों पर हो रही जो ये कार्रवाई है, मिलावटखोरों पर जो सरकारी तंत्र है जो लगातार कार्रवाई कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं जहां वो चूक जाता है।
और जब खाद्य सामग्री की बात हो, अब छोटा बच्चा दुकान पर जाएगा तो इतना तो समझदार नहीं है कि वो पहले पैकेट खोले, उसके पीछे एक्सपायरी डेट देखे, उसके बाद खरीदे। तो ये जो दुकानदार हैं जिनके पास इस तरह की सामग्री आती है और जो बनाने वाली कंपनियां हैं, जाहिर है शिकंजा तो कसना ही था। संवाददाता अशरफ फोनलाइन पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। क्या कुछ कार्रवाई इन बनाने जो खाए पैकेट्स बनाती हैं उनके ऊपर हो रही है और जो दुकानदार है उसके ऊपर हो रही है? भले ही हम बच्चों को कह सकते हैं कि वो एक्सपायरी डेट नहीं देख सकते, उन्हें सिर्फ अपनी जो कहते हैं ना हमारे ग्रामीण अंचल की भाषा में कि आपने बच्चे को पकड़ा दिए पैसे कि जाओ बेटा चीज ले आओ, तो वो चीज पैकेट देखकर नहीं होती है। अब ऐसे में दुकानदार पर क्या कार्रवाई हो रही है और क्या जो चिप्स के पैकेट और ये इस तरह की चीजें बनाने वाले जो ये ध्यान नहीं रखते कि उनका सामान अगर खराब हो गया तो उन्हें मार्केट से उसे वापस भी उठाना है? अशरफ को आवाज मिल रही? जी बताइए। जी बताना चाहूँगा पारुल, मैं ये कल जो कार्रवाई करी प्रशासन ने टीम ने, ये कार्रवाई के बाद जो दुकानदार संचालक है, दुकानदार को तो हिदायत देकर छोड़ दिया गया है, लेकिन जो कंपनी है, कंपनी पर छापामार कार्रवाई करते हुए टीम ने वहाँ से अभी सैंपलिंग लिए है विभिन्न खाद्य प्रकार की सामग्री के, जिसमें कुरकुरे शामिल है। जी फिलहाल उनको जी कही, आप पूरी बात कीजिए अपनी। जी अभी फिलहाल पुलिस ने, औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने भी वहाँ पर जो कंपनी उसमें जो काम करने वाले श्रमिक थे उनको भी बैठा के रखा था, कल बैठा लिया था और उसके जो कंपनी मालिक है उसकी भी पूछताछ उनसे की गई कि कौन क्या है। अभी फिलहाल टीम ने वहाँ से सैंपलिंग करी थी, उसके बाद कंपनी को सील कर दिया गया था। जी पारुल, अब जाहिर है कि दुकानदार को छोड़ दिया गया है, जबकि पूरी गलती दुकानदार की ही है। अगर कंपनी अपनी सामग्री बनाती है और वो आपके पास से एक्सपायर होने के बाद उस सामग्री को नहीं उठा रही है तो इन्फॉर्म आप ही को करना है। आपको चेक करना है कि आप जो सामग्री अपनी दुकान पर रख के उसे बेच रहे हैं उसकी एक्सपायरी डेट तो नहीं निकल गई। ऐसे में अगर किसी भी बच्चे की जान पर बन आती है, किसी की मृत्यु हो जाती तो क्या ये दुकानदार जिम्मेदारी लेते उसकी? क्यों खाद्य विभाग ने इस पर इतना रियायत बरती है? जी बताना चाहूँगा, फिलहाल जो दुकानदार है वो अपनी बात से बच रहा है। उसका ये कहना है कि मुझे कंपनी द्वारा ये भेजे गए थे, मैं देख नहीं पाया था एक्सपायरी डेट, और जिस प्रकार से कल जो बच्ची की तबीयत खराब हुई उसके बाद दुकानदार ने ही कंपनी का पता दिया था कि मैंने वहाँ से खरीदे। तो दुकानदार सिर्फ बेचने का काम करते हैं, पैसा लेते हैं, सामान दे देते हैं। उनको इस बात से बिल्कुल मतलब नहीं है कि अगर वो सामान जो दे रहे हैं कम से कम उसे देखें कि उसमें है क्या। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और चलिए अब बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है वो कोरोना से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले ने पिछले एक हफ्ते से रफ्तार पकड़ रखी है। अब कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने के बाद मध्य प्रदेश सरकार को पुराना निर्देश फिर याद आ गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को भोपाल में कोरोना पर समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि लगातार सतर्कता बरतना जरूरी है। इसके बाद प्रदेश में फिर से मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। मास्क पहनने का निर्देश पुराना ही है, पर अधिकारियों की लापरवाही के चलते इसे सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है। राज्य में बीते 24 घंटे में कोरोना के करीब 300 मरीज सामने आ चुके हैं। इनमें 61% मरीज तो इंदौर और भोपाल में ही मिले। इसके बाद सरकार ने फिर सख्ती की बात की। महाराष्ट्र की सीमा से लगे जिलों से आने वालों की जांच होगी। यहां शिवरात्रि पर होने वाले मेलों को लेकर भी सतर्कता बरती जाएगी। सीएम शिवराज ने सभी कलेक्टरों को क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक करने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं महाराष्ट्र के अमरावती में एक हफ्ते का लॉकडाउन और कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाए जाने के बाद मध्य प्रदेश में भी लॉकडाउन लगने की चर्चा शुरू हो गई थी। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू की बात को फिलहाल नकार दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में कोरोना की समीक्षा बैठक हुई और उसमें ये निर्णय लिया गया है कि जिस प्रकार से देश के बाकी राज्यों में बहुत तेज़ी से कोरोना के केस बढ़े हैं, मध्य प्रदेश में भी इंदौर और भोपाल में पिछले हफ्ते से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं। तो वैसे तो हम पहले से ही ये निवेदन करते आए हैं कि कोरोना की गाइडलाइन का हम पूरा पालन करें, सख्ती के साथ पालन करें। ये निश्चय किया गया है कि जन जागरण और मास्क को लेकर पुनः जन जागरण किया जाएगा और उसको लेकर आज पूरे प्रदेश में हर जिले में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक आयोजित करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। और वो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की जो सदस्य हैं वो ये
और चलिए ऐसी खबर पर हम और भी जानकारी लेते हैं, बातचीत करते हैं। रत्नाकर त्रिपाठी जी हमारे न्यूज़ हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। रत्नाकर जी, फिर आया है कोरोना, फिर लगाई है मास्क जो पहले ही बता दिया गया था, न सतर्क हुए आप, लापरवाही, और फिर हालात की लॉकडाउन लग सकता है। यार निश्चित रूप से स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती चली जा रही। पिछले कुछ समय से सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार इस बात को लेकर अलर्ट कर रही थी कि मध्य प्रदेश में 14 राज्यों में शुमार है, जिनमें कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, यहाँ कोरोना फिर से अपना प्रसार कर सकता है, और वही चीजें देखने के लिए मिल रही हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि गाइडलाइंस को कितनी स्ट्रिक्टली लागू करवाया जाता है, क्योंकि जब तक इसमें स्ट्रिक्टनेस नहीं बरती जाएगी, स्थितियां नहीं सुधरेंगी। थोड़ी देर पहले हम सुन रहे थे बहुजन समाज पार्टी के विधायक जो राम भाई हैं, वो कह रही थी कि मास्क नहीं लगाएंगे, भले इसके लिए उन्हें पेनल्टी देनी पड़ जाए। तो जो ऊपरी स्तर से जो लोग जनप्रतिनिधि हैं, उनका यदि एटीट्यूड रहेगा तो फिर नीचे तक उसको कैसे प्रेषित कर पाएंगे, सोचने वाली बात होगी। और एक चीज मैं छोटी कहना चाहूंगा, जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हो रही है, इसमें इस बात पर भी निश्चित रूप से विचार किया जाना चाहिए कि सरकार ने जो स्कूल को खोलने के लिए जो अपनी रजामंदी होगी कुछ समय पहले, क्या उस निर्णय पर वो पुनर्विचार करेगी, क्योंकि छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर बड़े खिलवाड़ की भी स्थिति बन सकती है। बाकी मध्य प्रदेश में सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रत्नाकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिर आया सख्ती का मौसम, लगाइए मास्क, रहिए घर पर, जब जरूरत ना हो कहीं जाने की, इमरजेंसी ना हो, लेकिन अपना खुद ही को ध्यान आपको रखना है। और अगर नहीं रखेंगे तो फिर हालात ये कि महाराष्ट्र के अमरावती में तो फिलहाल सख्ती बरत दी गई है, लॉकडाउन जैसे हालात भी हैं, लेकिन ऐसा मध्य प्रदेश में ना हो और राज्यों में ना हो जहां स्थिति फिर भी संभली हुई है। तो ध्यान रखिए कि कोरोना है। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।